सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक हमें प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं और पिछले महीने तीनों मॉड्यूल्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी सभी शिक्षकों को गूगल मीट के माध्यम से। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो ट्रेनिंग कर ली होगी और तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन भी आपने कर लिया होगा। अब इसी के क्रम में सभी जनपदों में ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों की कि उन्हें प्रेरणा लक्ष्य कितने प्राप्त हुए, प्रेरणा सूची के बारे में वे क्या जानते हैं या प्रेरणा तालिका के बारे में क्या जानते हैं, और इसके साथ साथ मॉड्यूल्स की भी परीक्षा ली जा रही है। इसी के क्रम में जनपद मथुरा में आज 29/9/2020 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्न पूछे गए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। कल 2 जनपदों में परीक्षा हुई थी। एक हमारी बरेली जनपद में परीक्षा हुई थी और एक प्रयागराज में परीक्षा हुई थी। जो प्रयागराज में परीक्षा हुई थी वो शायद किसी एक ब्लॉक में परीक्षा हुई थी, तो उसमें बहुत ही अलग हटकर प्रश्न किए गए थे। अलग अलग तरह के उनके उत्तर थे, बहुत ही अलग हटकर प्रश्न थे। और 2 प्रश्न तो हमारे ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। जब मैंने वीडियो बनाई तो उन प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ। कुछ लोगों का मत कुछ था, कुछ लोगों का मत उसमें कुछ था। तो सबसे पहले तो मैं उन 2 प्रश्नों पे बात करना चाहूँगा। उन 2 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि एक छात्र ने 8 में से 6 सवाल कर लिए, उसने हासिल के सवाल छोड़ दिए। उसकी मासिक परीक्षा हो रही थी तो उसने 8 में से 6 सवाल कर दिए और हासिल के सवाल उसने छोड़ दिए। तो शिक्षक ने उससे कहा कि तुमने सारे सवाल सही कर दिए, तो बताइए कि वो किस कक्षा का छात्र था। तो सभी शिक्षक साथियों ने, बहुत शिक्षक साथियों ने मैसेज किए। उन्होंने बताया कि वो कक्षा 2 का छात्र है, क्योंकि उसने हासिल के सवाल छोड़ दिए और बाकी सवाल आपके उसने कर दिए। उनका लॉजिक भी सही है, हो सकता है उनका लॉजिक मेरे लॉजिक से ज़्यादा सही हो, तो इसको आप देख लीजिए। लेकिन इसमें मैं भी आपको अपना लॉजिक बताता हूं। मान लीजिए अगर हम कक्षा 6 की परीक्षा लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसमें कक्षा 6 के लेवल के ही सवाल देंगे। 7वीं का कोई भी सवाल उस परीक्षा में हम नहीं देंगे। जिस क्लास की हम परीक्षा लेते हैं, तो शिक्षक ने कक्षा 3 की परीक्षा ली और 3 के ही सवाल दिए, क्योंकि 3 के सवाल में ही हासिल के सवाल होते हैं। भले ही बच्चे ने छोड़ दिए, उस प्रश्न में कहीं भी ये पूछा नहीं बताया गया कि बच्चे को प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त है। अरे हो सकता है कि उसे अभी प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त ना हुए हो, हासिल के सवाल उस पर ना आए हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी 2 क्लास के बच्चे को आप 3 क्लास के सवाल दे दो, क्योंकि इसमें हासिल के सवाल है। तो जाहिर सी बात है वो कक्षा 3 की परीक्षा है, भले ही बच्चे ने छोड़ दिए हो सकता है बच्चे को प्रेरणा लक्ष्य हासिल ना हुए हो या बच्चों को अभी हासिल के सवाल ना आते हो। तो उसने 8 में से 6 सवाल कर लिए और आपके 2 हासिल के छोड़ दिए। तो मेरे लॉजिक के अनुसार उसका आंसर 3 होना चाहिए, आप लोगों के लॉजिक के अनुसार उसका आंसर 2 है। इसे आप देख लीजिए, जो आपको लॉजिक सही लगता हो उसे आप उसका आंसर मान लीजिए। एक प्रश्न और था जिसमें कहा गया था कि बच्चा राष्ट्रगान उतने ही समय में गा लेता है जो उसका वास्तविक समय, यानी कि 52 सेकंड में वो राष्ट्रगान गा लेता है। तो मैंने उसका आंसर बताया था कक्षा 3। तो मेरे कुछ शिक्षक साथियों ने उस पे भी कमेंट्स किए कि सर राष्ट्रगान में 30 से ज़्यादा शब्द होते हैं और वो 52 सेकंड में गा रहा है, तो वो कक्षा 3 का नहीं कक्षा 5 का है। तो साथियों, उन लोगों का लॉजिक भी सही है और मेरा लॉजिक ये है कि राष्ट्रगान को गाया जा रहा है, ना कि पढ़ा जा रहा। पढ़ने में और गाने में अंतर होता है। अगर आप किसी बच्चा 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ रहा है तो वो कक्षा 3 का है, बात आपकी सही है। लेकिन राष्ट्रगान को कक्षा 3 का बच्चा भी 52 सेकंड में ही गा लेता है और कक्षा 5 का बच्चा भी 52 सेकंड में ही गा लेता है। तो इसलिए मैंने उसे कक्षा 3 का छात्र बताया।
तो आप देख लीजिए, अगर आपको अपना लॉजिक सही लग रहा है तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैं बता रहा हूं वो ही सही हो, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं। तो चलिए जानते हैं, जनपद मथुरा में आज 29/9/2020 को जो ऑनलाइन परीक्षा हुई उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, आपकी दीक्षा और मानव संपदा से संबंधित वीडियो या आपकी शिक्षण योजना संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जनपद मथुरा की परीक्षा के बारे में। मैंने अभी तक लिंक ओपन नहीं किया है, मुझे ये लिंक मथुरा के एक शिक्षक साथी ने भेजा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं जहां पर हमको ये लिंक मिला है। तो ये लिंक हमारा है, देखिए मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं और इसमें हमें लिंक मिला है, अभी देखते हैं। हाँ, इसमें मुझे ये लिंक मिला है, तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं। जैसे ही हम लिंक को कॉपी करते हैं तो हमारी प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्नावली निकल के आ जाती है। ये प्रश्नावली में लिखा हुआ है ब्लॉक बलदेव, यानी कोई बलदेव वहां पर ब्लॉक होगा कि सभी शिक्षक साथी अनुदेशक द्वारा दिनांक 29/9/2020 की शाम 5 बजे तक क्विज करना जरूरी है। ये सब इनके ARP के नाम दिए हुए हैं। तो ये जो परीक्षा है ये 5 बजे तक चलेगी, इसलिए मैं इसको 5 बजे के बाद ही अपलोड करूंगा। अगर मैं पहले अपलोड कर देता हूं तो वो सही नहीं होगा, इसलिए 5 बजे लिंक बंद होने के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। अभी मैं इसको बना रहा हूं, लेकिन 5 के बाद ही आपको ये उपलब्ध हो पाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले एंटर योर डिटेल्स, यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। मैं नाम में XYZ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा नहीं देनी, केवल आपको अवगत कराना है। स्कूल नेम में भी मैं XYZ लिख देता हूँ और फोन नंबर में नेक्स्ट कॉलम आता है मोबाइल नंबर का, इसमें मैं 99, ये थोड़ा ऊपर को नहीं हो रहा, 99999999 ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है। उसके बाद स्टार्ट क्विज पे हम क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट क्विज पे स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपका प्रश्न निकल के आ जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई। ये प्रश्न कल भी पूछा गया था। तो इसमें 2 आंसर थे, 4 सितंबर 2019 और 5 सितंबर 2019, दोनों आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो मैंने कल भी बताया था मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को शाम को हुई थी, यानी कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, शिक्षक दिवस से एक दिन पहले। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर 4 सितंबर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे उत्तम प्रदेश। तो मिशन प्रेरणा की जो टैगलाइन है, आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश ये होगी, नहीं, ये टैगलाइन नहीं है। इसकी टैगलाइन है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। ध्यान दीजिए, क्योंकि टैगलाइन आपकी यही है, आप इस पे आंसर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये काफी आसान प्रश्नावली लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने भी अभी खोली है। प्रेरणा लक्ष्य आपके 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो आप 1 से 5 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कब तक प्राप्त करने हैं। तो ये भी आपका प्रश्न कल भी आ गया था, मार्च 2022 तक ये हमें प्राप्त करनी है। तो इसमें मार्च 2022 पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य आपके भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है, यानी लर्निंग आउटकम आपके कक्षावार भी हैं और विषयवार भी। तो आपकी जो प्रेरणा सूची होती है उसमें आपके कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम लिखे होते हैं।
और आपकी जो प्रेरणा तालिका होती है उसमें कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम तो लिखे ही होते हैं, इसके साथ साथ उसमें बच्चों के नाम भी लिखे होते हैं। तो यही अंतर होता है प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में। आधारशिला मॉड्यूल और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें आपका प्रेरणा सूची आंसर आना चाहिए मेरे अनुसार। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक शिक्षक हूं और मुझसे भी गलती हो सकती है, तो ये मत मान के मत चलिए जो मैंने बता दिया वो ही सही है, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं किया, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। तो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं किया है, इसका मूल्यांकन थर्ड पार्टी के द्वारा होगा, यानी स्वतंत्र संस्था इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन मेरे हिसाब से त्रैमासिक किया जाना चाहिए। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो त्रैमासिक ही लग रहा है, जैसे मेरी मेमोरी में फीड है उस हिसाब से मुझे त्रैमासिक लग रहा है, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा उन्होंने मासिक पे निशान लगा रखा था, तो आप इसे देख लीजिए, मेरे हिसाब से त्रैमासिक इसका मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा। जो विद्यालय है उसमें प्रेरणा तालिका को प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। कहीं कहीं पर कुछ लोग कह देते हैं कि ARP द्वारा कराया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो प्रधान अध्यापक द्वारा ही इसको प्रमाणित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है। तो साथियों बच्चे घड़ी देखकर समय बता देते हैं, ये आपकी कक्षा 3 की भी दक्षता है और कक्षा 4 की भी दक्षता है, लेकिन थोड़ा फर्क है। बच्चे अगर घड़ी देखकर समय बता रहे हैं तो कक्षा 3 की दक्षता है, यानी कि बच्चे अगर आपके बता रहे हैं कि 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, इस तरह से बता रहे हैं तो कक्षा 3 की दक्षता है। और अगर वे बता रहे हैं मिनट की सुई और घंटे वाली सुई दोनों को देखकर वे टाइम बता रहे हैं, तो ये आपकी कक्षा 4 की दक्षता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कक्षा 3 होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सवाल दिया है कि घड़ी देखकर समय बता रहे हैं। और अगर इसमें यह देते कि बच्चे घड़ी देखकर मिनट और घंटे को बता देते हैं कितने मिनट हुए कितने घंटे, तो कक्षा 4 की हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर ये बता देते हैं बच्चे या उनको टाइम दे दें और वो घड़ी बना दें, घड़ी में टाइम बना दें, तो ये कक्षा 4 की होगी। तो मेरे हिसाब से ये कक्षा 3 की दक्षता होगी। नेक्स्ट, कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। कक्षा 4 की बात हो रही है, तो कक्षा 4 की बात 4 और 5 के क्या है, छोटे अनुच्छेद और बड़े अनुच्छेद। तो कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर देते हैं। बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर देते हैं। बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ देते हैं, 30 शब्द से। तो मैंने बताया था 20 वाला कक्षा 2 की, 30 वाला कक्षा 3 की, और छोटा अनुच्छेद आपका कक्षा 4 का और बड़ा अनुच्छेद आपका कक्षा 5 का। तो इसका आंसर आपका पहला होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चे भाग के सवाल आते ही तो सीधी सी बात है गणित कक्षा 5, भाग कक्षा 5 गुणा कक्षा 4, ये भी आपको याद रखना है। कक्षा 5 गणित का है, ये कौन सी कक्षा और विषय का प्रेरणा है। भाग है तो गणित में ही होगा, तो आपका कक्षा 5 गणित का ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द, तो ये आपको पता है 5 शब्द अगर ढूंढ रहा है तो वो कक्षा 1 का है और शब्द आते हैं भाषा में, तो इसका आंसर होगा कक्षा 1 भाषा। साथियों मथुरा जनपद में काफी आसान परीक्षा हुई, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ भी इतनी आसान हो और जरूरी नहीं कि आपके यहाँ भी प्रयागराज जैसी मुश्किल परीक्षा हो। तो आप सभी परीक्षाओं को देखते रहिए, कोई ना कोई तो परीक्षा आपके यहाँ हो ही जाएगी। तो नेक्स्ट है आपका कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या होगा। अभी मैंने बताया छोटा बड़ा अनुच्छेद कक्षा 5 का था, छोटा अनुच्छेद कक्षा 4 का था। तो इसमें आपका बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर, यानी 4th आंसर आपका सही होगा। तो 4th आंसर पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे जोड़ और घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यानी जोड़ और घटाना के एक अंकीय हासिल के नहीं है, एक अंकीय हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका कक्षा 2 का है। अब इस चीज पे तो विवाद ही था, कक्षा 2 का है गणित का, तो कक्षा 2 गणित में आप इसे लिख दीजिए। कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य है, तो 4 के लिए मैंने बताया था गुणा, तो इसमें गुणा होगा कहीं ना कहीं। बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, तो इसका आंसर आपका दूसरा होगा, क्योंकि पहला तो 5 का है और हासिल के साथ है, तो आपका क्या है तीसरी का है।
और हासिल के बिना है तो आपका कक्षा 2 है, तो इसका आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट आता है 17वां, बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो 20 का मतलब 2, कक्षा 2 भाषा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। मुझे तो अब तक सारे क्वेश्चन आसान ही लगे। कक्षा 3 के लिए भाषा 30 शब्द, मैंने बताया था 2 के लिए 20, 3 के लिए 30। तो बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। उसके बाद कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य 5 शब्द संख्याओं को उसे छांटना है। बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। बच्चे जोड़ और घटाना हासिल के साथ हासिल ले रहे हैं, यानी कि कक्षा 3 की बात है, कक्षा 3 गणित इसका आंसर होगा। इस तरह से ये आपके 20 प्रश्न हुए। साथियों आसान पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी लगा होगा कि मैंने क्यों वीडियो बना ली, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाने से नहीं, मेरा मकसद है आपको अवगत कराना कि किस जिले में कैसी परीक्षा आ रही है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये परीक्षा है और इसमें मुझे सबमिट नहीं करना है। तो वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।